Assalamu alaikum, dear students. According to the new syllabus, things have been finalized for you people. Topics have been given to you in very well mannered. Things have become lucid and clear for you people. अब इस नए सिलेबस में एक दो चीज़ों के बारे में बात की गई है जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, एंड दैट इज़ C1 एंड C2। सिलेबस में ये बताया गया है कि 70% आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो C1 पे बेस्ड होंगे और 30% बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो C2 पे फोकस होंगे। अब C1 का मतलब ये है कि आपने इसका रटा लगाना होगा और आपके पास वो जो बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। जबकि 30% आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स। अगर हम इसको दूसरे वर्ड में डिफ़ाइन करें तो इसका मतलब ये है कि 70% आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसी लैंग्वेज में होंगी या उसी इंग्लिश में होगी जो कि ऑलरेडी आप लोग के बुक में मौजूद है। आप लोग के पास एक स्टेटमेंट होगा, वही स्टेटमेंट वो उस बुक से उठा लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपके बायो के बुक में लिखा होगा कि रोब सेल वाज डिस्कवर्ड बाय डैश। अब ये आपके बुक से ही एक लाइन ले लिया गया है और आपको दे दिया गया है और उनमें से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और आपने उन्हीं ऑप्शन में से सिलेक्शन करनी होगी। या आपके पास बुक में किसी किस्म का रिएक्शन है, आप उसको याद कर लेते हैं। या आपके पास किसी चीज़ की वोल्टेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में आपको पता होता है। किसी चीज़ का कोई यूनिट होता है वो ऑलरेडी आपको गिवन होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी आपके बुक में मेंशन्ड है और जिस तरीके से आपके बुक में मेंशन्ड है उसी तरीके से आपने इसको याद करना होगा। और C2 में आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे। इस तरह नहीं हो कि आपके पास आउट ऑफ कोर्स होंगे। ये क्वेश्चंस आपके पास इन्हीं टॉपिक से आएंगे, लेकिन इनमें दो चीज़ें होगी। पहला पॉइंट तो ये है कि इसके लिए वो जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो डिफ़िकल्ट होगा। ऑलरेडी आपके पास जिस तरीके से वो इंफॉर्मेशन दिया गया है दे विल नॉट बी पुटिंग इट इन द सेम लैंग्वेज अगेन। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास एक टॉपिक होगा, उस सारे टॉपिक का एक क्रक्स निकाला जाएगा, उसका जो मेन आइडिया है उस मेन आइडिया को लिया जाएगा और फिर उसी मेन आइडिया के बेस पर आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि आपकी क्रेमिंग यानी रटा वाला जो बात है वो भी मजबूत होनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए। अब कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कन्फ्यूजन में आप ये कह दें कि मिसकंसेप्शन में है कि ये 70% का जो सेक्शन होगा ये तो बड़ा आसान होगा। कैसे आसान होगा? हाउ इट कम्स दैट इट विल बी इजी फॉर यू। पहले तो आपका सारे का सारा फोकस कंसेप्ट पे रहता था और आप हर एक लाइन पे फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब रिकॉलिंग की वजह से आपने हर एक लाइन पे फोकस करना है। आप एक लाइन को भी नहीं छोड़ सकते, आप एक पॉइंट को भी नहीं छोड़ सकते। आप किसी भी फैक्ट को, किसी भी फिगर को, किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्शन को, किसी भी केमिकल की जो मोल वगैरह होते हैं उसमें से किसी को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब रिकॉलिंग के ज़रिए से अब आपने चीज़ों को और भी माइन्यूटली पढ़ना होगा। अब उसके अंदर एक एक पॉइंट पे आपने फोकस करनी होगी। कंसेप्ट के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग जब ईटा एग्जामिनेशन देते थे तो उसमें ज़्यादातर फोकस आपका कंसेप्ट पे रहता था क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन कंसेप्चुअल रहते थे, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कंसेप्चुअल से ज़्यादा आपके पास रिकॉलिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने सिर्फ ये नहीं करना है कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट पे फोकस करें, बल्कि इसके साथ साथ आपने अपने रिकॉलिंग पे, अपने मेमोराइजेशन पे, क्रैमिंग पे भी फोकस करना है। हर एक लाइन को आपने ऑब्ज़र्व करना है और उसी के बेस पर फिर आपने उसको सॉल्व करना है। फिर लास्ट पॉइंट मैं ये कहूँगा कि अब आप लोगों का कंपटीशन और भी बढ़ गया है। तो जितनी आपकी रिकॉलिंग ज़्यादा होगी तो उतना आपके जो है वो पास होने के और मेडिकल में एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये जो 70% स्कोर हैं आप इसमें फोकस करें कि आपने 70 आउट ऑफ 70% ही लेने हैं। आप ये ना सोचें कि इसमें मैं कुछ ऐसे दो तीन पॉइंट्स को छोड़ दूंगा और इसके ज़रिए से खैर कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मैं पहले भी आपको कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि चीज़ें तो माशाल्लाह अब आपके लिए बड़ी स्पेसिफाइड बन गई हैं। आपको एक डायरेक्शन दे दिया गया। इससे पहले ना कोई डायरेक्शन होता था, अक्सर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ जाते थे या एक स्पेसिफाइड कोर्स नहीं होता था। अब आपके लिए कोर्स स्पेसिफाई किया गया है। इसी तरह वो जो कोर्स है उसको स्पेसिफाई भी किया गया है और उसको थोड़ा सा कम भी किया गया है।
तो अगर आपके पास टॉपिक्स कम हुए हैं, सो दीज टॉपिक्स हैव नॉट बीन ओनली रिड्यूस्ड फॉर यू, रादर दीज टॉपिक्स हैव बीन रिड्यूस्ड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो इस वजह से अब आपकी कंपटीशन और भी ज़्यादा हो गई है। कम अज़ कम आपने 170 प्लस नंबर लेने हैं, तभी कहीं जाकर आपके एडमिशन के चांसेस बनते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाएगा। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड व्हाट C1 एंड C2 मीन्स। अब फिर से मैं कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें से C1 को जो है वो हेवी ले ले और C2 को लाइट ले ले, या C2 को आप हेवी ले ले और C1 को आप लाइट ले ले, बल्कि नहीं, आपने अपने तैयारी ही पे फोकस करना है और दोनों चीज़ों पे आपने फोकस करना है। क्रैमिंग पे भी आपने फोकस करना है और इसके साथ साथ आपने इस चीज़ पे भी फोकस करने के आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आपका क्रैमिंग इतना मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब आपके सामने कोई पॉइंट आ जाए तो उसमें बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत ही ना हो। बस कोई बंदा आपसे कोई स्टेटमेंट कहता है और आप उसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हर एक बंदे को पता होता है कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। अब अगर आप किसी से पूछते हैं कि आप मुझे वाटर की जो है वो कंपोजिशन बता दे, तो वो क्या करेंगे, वो आपको ये दो चीज़ें बिल्कुल फर बता देंगे। तो इस तरह आपने अपने C1 को इतना स्ट्रांग रखना है कि जब आपके सामने किसी किस्म का भी क्वेश्चन आ जाए तो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ थिंकिंग ओवर दैट आपको पता हो कि इसमें ये आंसर आता है, ताकि आप इसके ज़रिए से अपने टाइम को जो है वो सेव कर सकें। C1 में आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बल्कि आपके पास बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको पता होगा कि इसमें ये आता है, उसमें किसी किस्म की सोच की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो 70% फोकस है, ये ज़रूरी है कि आप उसको कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहूँगा कि 50% टाइम में करें। और बाकी जो आपके पास ये 30% सेक्शन आता है जिसमें आपने फोकस करना होता है कंसेप्ट पे, तो आपके पास कम अज़ कम उसके लिए 50% टाइम जो है वो होना चाहिए। क्योंकि ये जो C1 वाले क्वेश्चन होंगे ये लो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, लेकिन आपके पास जो C2 वाले क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप C1 पे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करें, और C2 के लिए फिर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो, क्योंकि अगर उसमें किसी किसी कैलकुलेशन हो या किसी किस्म का आपने और कोई फार्मूले अप्लाई करना हो तो आपके पास उसके लिए मैक्सिमम टाइम अवेलेबल हो। क्योंकि आपने 200 में से 200 ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके पास इसका मतलब ये कि आपके पास अब टाइम होना चाहिए। और टाइम के लिए आपके पास द ओनली सोर्स इज दैट यू कैन सेव योर टाइम बाय attempting the questions of C1 section quickly and within a short span of time. Hopefully you have understood all the differences between C1 and C2. Thank you very much. God bless you. Allah Hafiz.